बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। सानिया मुरीद के बाद शरीफ ख़ानदान इंतहाई डर चुका है, बुखलाहट का शिकार है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरह अपने ख़ानदान को, अपनी पार्टी को, अपनी सियासत को और पंजाब हुकूमत को इससे बचाकर सेफ पैसेज दिया जाए। हद तो ये है कि ये अपने घर में भी अब अपने आप को अनसिक्योर्ड तस्लीम कर रही हैं, महसूस कर रहे हैं। कल एक मीटिंग होती है जाती उमरा में। नून लीग के जो रूह रमा है, 3 आदमी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज, ये अपने घर में जो मीटिंग है वो कमरे में करने की बजाय कि कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए, ये बाहर लॉन में बैठकर अपनी मीटिंग करते हैं। तो ये हालात हैं इनके डर के। अब जो मरीम नवाज है उसने अपनी जो तमाम की तमाम जो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हैं दीगर तमाम ख़ानदान की तरह इन्होंने ख़त्म कर दी है। ये जब से वकूआ हुआ है आपको मरीम नवाज किसी बड़ी मीटिंग की चेयर करते हुए नज़र नहीं आती, ना ही इन्होंने किसी जगह पर सफ़र किया सिवाय इस्लामाबाद में एक जो जहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। आपको हमजा शहबाज नज़र नहीं आता, आपको नवाज शरीफ नज़र नहीं आता। और इवन के हमने इस बात को कन्फर्म किया है कि पिछले हफ्ते शरीफ ख़ानदान की जो रहायशगाह है वहाँ पर एक भी प्राइवेट आदमी, पार्टी का या सरकारी आदमी मिलने नहीं गया। एक सिंगल आदमी से इन्होंने मुलाकात नहीं की। और अब जो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है, ये डर की आप ज़रा कैफियत चेक करें कि जो खादिम रिजवी का जो जस्द खाकी है उसको मुल्तान रोड से उठाकर इसको ले जाते हैं अटक या राजनपुर, दूर दराज इलाकों में। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो शख्स मैयत से डरना शुरू कर दें, खादिम हुसैन रिजवी की जो यहाँ पे मैयत पड़ी है, मिज़ार है, उससे डर गए हैं ना। उस डर से अगर मैयत से इतना डर है तो फिर जिंदा आदमियों से कितना डर होगा, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ये जो खबर है ये कोई मामूली खबर नहीं है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ज़रा आप अपना जो माइंड है उसको अप्लाई तो करें ना, फिर आपको इस जो डिप्थ है समझ आए। अच्छा जी, अगर ये जो बॉडी है, ये जो अंदर पड़ी है कब्र में, अगर ये मुल्तान में या राजनपुर में, ये क्या डेंजरस इसका ख़त्म हो जाएगा? क्या इसमें से जहर निकाल लिया जाएगा? या ये जो अटक में जाएगी तो कि मुल्तान में ये शजर ममनू है? ऐसा नहीं है। बात इस नौबत तक अल्लाह करे ना आ जाए कि कब्रों में से मुर्दे निकालने शुरू कर दिए जाएं मुखालफत में या डर की वजह से, तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। वैसे मुसलमानों की ये तारीख है, मुसलमानों की ये तारीख है कि इन्होंने अपने मुखालफों की जो कब्रें हैं उन्हें खोद कर वहाँ से मुर्दे निकाल कर उनको सजा दी है। हम आपको बताते हैं। अब 1400 साल पहले चलते हैं, जब बनु अब्बास ख़ानदान ने हुकूमत टेक ओवर की है तो उन्होंने जो अपने मुखालफीन थे, क्या उनकी कब्रें नहीं खोदी थी? उनकी कब्रों को खोद कर उन्होंने उनकी लाशों को बैर सजा दी थी। ये तारीख कहती है। इसी तरह उसके बाद के जो आने वाले हुक्मरान थे, तो एक बादशाह के लिए, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ईसाइयों की बात नहीं कर रहा, जब भी कोई बादशाह मरता था तो उसके लिए 11 कब्रें तैयार होती थी। ये जो कहते हैं ना हमारी हिस्ट्री बड़ी शानदार है, उनके लिए अर्ज है। 11 कब्रें रात की तारीकी में, जो जनाजा पढ़ने दफनाने आ रहे हैं उनको भी नहीं पता होता था। 11 कब्रें, 11 मुर्दे, एक में असल, 10 में फेक, झूठे। और फिर रात की तरीकी में हर आदमी को यह समझता था कि मैं इसमें बादशाह को दफन कर रहा, और होता एक में था। क्यों? कि कल कलां को हमारा मुखालिफ जब इक़्तिदार में आएगा तो वो ये मुर्दा निकाल कर उसकी बेरुमती ना करे। जब आप जिंदा आदमियों की बेरुमती करेंगे, मुसलमानों ज़रा सोचो तो सही ना, कि मरने के बाद आपको अपनी बेरुमती का डर है, तो जब आप जिंदा होते हैं तो उस टाइम आपकी ये फिरासत नहीं काम करती। लेकिन अफसोस तारीख से सीखते ही कोई नहीं है। तो अब ये जो करने जा रहे हैं, इसके बाद अगर आज खुदा न खास्ता, आज तो ये पावरफुल है ना, ये निकाल नहीं, मैं कहता हूँ ये सुबह मुल्तान रोड पे जाएं, वहाँ पर जो मिज़ार शरीफ है उसको बेशक उड़ा दें,
مسجد کو بھی ختم کر دیں یا وہ وقف املاک کو دے دیں، ایک چڑیا بھی پر نہیں ماریں گے، بشک لے جائیں، لیکن ان جیسی چیزوں کے جو درد ہوتا ہے نا وہ سینے میں ہوتا ہے، وہ پھلتا پھولتا ہے، یہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو۔ تو آج اگر ان کی قبروں کو آپ چھیڑو گے تو کل کلاں کو آپ کی قبریں کیسے سلامت رہیں گی؟ یہ کہاں تک لے کے جا رہے ہو؟ پاکستان کے ساتھ اتنا ظلم تو نہ کرو۔ قبر میں کیا آپ کو بگاڑا ہے؟ قبر میں سے ایک جذباتی ایک لگاؤ ہے مسلمانوں کا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کی قبر، وہ بھی تو غدار تھا نا، ذوالفقار علی بھٹو غدار تھا، قاتل تھا، اسی لیے تو پھانسی چڑھا سرکار کے ریکارڈ کے مطابق۔ تو ایک پھانسی اور ایک غدار آدمی کی، جس کی لاش مرنے کے بعد بھی، پتہ ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی تو اس مرنے کے بعد بھی اس کے کپڑے اتارے گئے اور اس کے پرائیویٹ پارٹس کی تصویریں بنائی گئیں۔ کیوں؟ ان کو شک تھا کہ یہ ہندو ہے، اس کی سنت نہیں بیٹھا ہوگا، لہٰذا وہ موقع بھی انہوں نے نہیں جانے دیا۔ یہ مینٹیلٹی ہے، یہ تاریخ کہتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، اور پروپیگنڈے کا جو سامان ہے شاید ہمارے علم میں آ جائے، وہ تو کیمرے کا اللہ بھلا کرے کہ اس ٹائم اتنی وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، وگرنہ آج کی طرح ہوتا تو وہ بھی انشاءاللہ ہندو ڈکلیئر ہو جانا تھا اور اس کا جنازہ بھی نہ پڑھنا پڑتا۔ اصل میں یہ پلاننگ تھی۔ تو اب اگر ذوالفقار علی بھٹو کی قبر پاکستان میں جائز ہے تو یہ جو خادم رضوی ہے یہ تو اب دہشت گرد ہوا ہے نا۔ یہ 10 تاریخ سے پہلے تو میں بے وطن تھا، یہ جنتیوں کی یہ جگہ تھی، یہاں پر میلے ٹھیلے لگتے تھے، سرکار کے جو پولیس والے ہیں وہ کھڑے ہوتے تھے سیکورٹی کے لیے کہ جو اندر جائیں کوئی دہشت گرد نہ چلا جائے۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ لیکن 10 تاریخ کے بعد جماعت بھی کلعدم ہو گئی، دہشت گردوں کی ساتھی بن گئی، پاکستان کی سالمیت ان کے ہاتھ میں خطرناک ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ رہے تو پاکستان نہیں رہے گا، اور جو بیچ میں بابے کی میت پڑی ہے وہ تو فتنہ ہے۔ یہ پچھلے 10 دنوں سے ہمیں معلوم ہوا ہے، 7 دنوں سے، اس سے پہلے بالکل حالات ٹھیک تھے۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ اب اس پالیسیوں کے کون اندھا آدمی آپ کی حمایت کرے؟ تو ہم پھر وارن کر رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ایسا طوفان اٹھے گا، ایسا طوفان اٹھے گا کہ آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ سنبھالنا اب بھی نہیں ہے، بالکل نہیں سنبھالنا۔ نون لیگ نے اپنی ایک انٹرنل انٹیلیجنس جو رپورٹ ہوتی ہے وہ کروائی ہے، یہ مرید کے بعد، ثانیہ مرید کے بعد، اس میں سے 99% جو ان کے اپنے ورکر ہیں انہوں نے رائے دی ہے کہ آپ لوگوں نے غلط کیا ہے۔ یہ میں آپ کو اس کے اندر کی بات بتا رہا ہوں جو نون لیگ کا اپنا جو انٹرنل جو جماعتیں آپس میں کرواتی ہیں۔ اب رو رہے ہیں، اب سمجھ نہیں آتی۔ کل خواجہ آصف نے کیا کہا؟ خواجہ آصف کہتا ہے کہ یہ جو کیا ہے مریم نواز نے کروایا، ویل ڈن۔ لو اب ویل ڈن، اب ویل ڈن کا جواب نہیں دیتی، ٹویٹر خاموش ہے۔ اب کہہ دینا تھا نا شاباش پنجاب پولیس، آ گئی سب کی ماں، تو سب کی ماں اپنے یہ جو خون ہوا ہے اس کا اون لے کہ یہ دہشت گرد تھے، یہ پاکستان کے دشمن تھے، یہ را ایجنٹ تھے۔ حالانکہ کوشش کی گئی، سعد رضوی کے گھر سے کرنسیاں برآمد ہوئی ہیں، لیکن وقوع اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ جو چیزیں تھیں وہ چھپ گئیں، اور پھر وہیں اوچھے ہتھ کنڈے بات جب آپ ایک چیز غلط کر گزرتے ہیں تو پھر جو بقیہ چیزیں ہیں وہ غلط ہی ہوتی جاتی ہیں۔ اب جو مرضی ہے کرنا، ایسے میرے نبی نے کہہ دیا تھا کہ ان الاعمال بالنیات ہے۔ کیا بات ہے! اگر آپ کسی شخص کو بچانا چاہتے ہیں وہ مر گیا ہے تو آپ قاتل نہیں ہیں، کیوں؟ آپ کی نیت بچانے والے تھی۔ ہاں، یہ تو میرے سرکار کی حدیث ہے نا۔ تو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ بچ جائیں گے تو کیا آپ کیسے بچ جائیں گے؟ نیت تو آپ کی ہے خراب۔ یا تو ہوتا نا کسی نیک مقصد کے لیے کہتے تو عموماً جب روڈز وغیرہ بنتے ہیں تو وہاں پر جو مزار جو قبریں آتی ہیں ان کو امانتاً اٹھا لیا جاتا ہے، سائڈ پہ پیسٹ کر لیا جاتا ہے، یہ ہے تدفین ہے ہمارے یہاں۔ لیکن یہ اپنی جان بچانے کے لیے تو کس نے کہا تھا اتنے بڑے پنگے لیتے؟ کس نے کہا تھا؟ ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے آپ نے کیا سیکھا؟ کیا آپ لوگوں نے قسمیں نہیں اٹھائی تھی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ماڈل ٹاؤن کے بعد؟ کیا آپ لوگوں نے اس پہ معافی نہیں مانگی تھی اندرون خانہ کہ آئندہ جو کچھ بھی ہو جائے طاقت کا استعمال نہیں کریں گے؟ تو یہ کیا کیا؟ آپ تو وزیر اعلیٰ تھیں،
अब रोते रहो, अब आपके नसीब में रोना ही है, और इतना बड़ा रोना है कि आपके आंसू भी अब नहीं खुश्क होने वाले, ये याद रखिए। अब दूसरी तरफ आते हैं कि इन्होंने अपनी बहुत ही मजबूत जो इत्तेहादी थे, ये जो टीएलपी के थे लोग थे, ये असल में नून लीग के हिमायती थे। तो दूसरी तरफ से अब दूसरी खबर ये है कि जो केपीके की हुकूमत को ख़त्म करने की वार्निंग जारी कर दी गई है। पाकिस्तानियों ज़रा सोचो, पहली खबर हमने आपको क्या दी थी कि हालात टाइट हैं, दूसरी खबर हम आपको दे रहे हैं कि केपी में धमकी दी गई है कि 30 दिन हैं आपके पास, वो एक्सटेंशन 30 दिन के। अगर इन 30 दिनों में सोहेल अफरीदी साहब आपने अपना किबला दुरुस्त ना किया और हमारे मुताबिक नहीं चले, इस्लामाबाद उनको कह रहा है, तो फिर लिख लें, ना आप रहेंगे, ना आपकी हुकूमत रहेगी, ना आपकी वज़ीर आला शिप रहेगी, ना आपकी जमात रहेगी। और इसी एंगल को कवर करने के लिए मौलाना फजल रहमान को कहा गया कि ज़रा गर्जो बरसो। ये थपकी देते हैं ना, रावलपिंडी थपकी देता है किसी को अपने ऊपर चढ़ाई करने के लिए। तो उसने एक बात कही फजल रहमान ने, वैसे फजल रहमान से अगर किसी को अच्छाई की तवक्को है ना, तो वो दुनिया का अहमक तरीन इंसान है। इस आदमी का जो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लामाबाद से हमेशा ताल्लुक़ है। एक असम्बली में इसकी सीट नहीं आई और ये मरने वाला हो गया था। अब तो लैद है कि कुछ कहीं ना कहीं से ये अंदर घुस गया है। इसकी सारी की सारी पॉलिटिक्स ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे बिठा दे, बाकियों को मार दे। कोई इनका फ़लसफ़ा नहीं है। फ़लसफ़ा होता तो ये पाकिस्तान बनने की मुखालफत करते मुफ्ती महमूद ने। हम चैलेंज करते हैं, आप किसी भी जगह पर आप चले जाएं, आपको ये जो JUI का जलसा है, इसमें पाकिस्तान का झंडा नज़र नहीं आएगा। ये बड़े कहते हैं ना हम मुहब्बे वतन हैं, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि अब आप चले जाएं किसी भी जगह पर, आपको इनके जो गैदरिंग है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही कोई नहीं लगाएगा। अगर किसी के पास क्लिप हो, हमारे मुंह पे दे मारें, हम माफ़ी भी मांगेंगे और आइंदा JUI के अगेंस्ट एक सिंगल प्रोग्राम भी नहीं करेंगे। ये को बात है करने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हुए। तो ये उसने कहा, फजल रहमान ने केपी में खड़े होकर, कि इस्टेब्लिशमेंट ने सोहेल अफरीदी को हमारे ऊपर बिठा दिया है। मसलन कि ये जो नॉमिनेशन हुई है या ये जो वज़ीर आला बना है, ये बिल्कुल नाजायज़ बना है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो उसने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की, वो हाई कोर्ट तक गया, लेकिन बनी बात नहीं। तो अब मरा जा रहा है, उधर ऐलान किया, उधर जो मोहसिन नकवी है उसे फूल वसूल कर रहा है। और क्या बात है मौलाना तेरी, इक़्तिदार के लिए सारे के सारे प्रिंसिपल गैब। ये वो आदमी है जिसने मुशर्रफ को, इस आदमी ने दीनी जमातें हैं ना, जमात इस्लामी, और ये इनका आप पीछे शजरा उठाए ना, तो इनकी यही पॉलिटिक्स है। 1971 में इन्होंने क्या किया था, 1971 में भी इन्होंने यही किया था। ये बंगालियों के खिलाफ खड़े हो गए थे और उनके मुंह पे चपेड़े मारने वाले यही लोग थे। आज रोते हैं कि पाकिस्तान टूटा क्यों। आप लोगों के करतूतों से, अगर उस टाइम अवामी लीग के साथ खड़े हो जाते, पाकिस्तानियों के साथ खड़े हो जाते, इधर प्रेशर बिल्ड होता, तो उनको हुकूमत मिलती, पाकिस्तान ना टूटता। लेकिन आप चले गए वहाँ पे उनके खिलाफ लड़ने, तो वो भी गए और पाकिस्तान भी गया। खैर, बात हो रही थी, इनको कहा गया है कि आपने हमारे खिलाफ चढ़ाई करनी है, और इस चढ़ाई का उन्होंने टाइम फ्रेम ये बताया है सोहेल अफरीदी को कि हम पे चढ़ाई होने वाली है। खैर, आपकी नहीं है। और एक और आपको अलार्म खबर दूं, अगले 3 दिनों में, कितने दिनों में, 3 दिनों में केपी असम्बली एक बिल पास करने वाली है, जिसके तहत ये जो फौजी ऑपरेशन हो रहा है केपी में, इससे राहें जुदा कर ली जाएंगे। ये 2019 में भी ये कानून बना था, लेकिन बाद में इसको चैलेंज किया गया पेशावर हाई कोर्ट में, जिसमें ये जो फैसला है, इस इजलास के बाद ये जो कानून है जिसके तहत फौजी ऑपरेशन हो रहा है, ये जायज़ है। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करा लिया जाएगा और फिर मुल्क की सूबाई हुकूमत केपी की और जो ये वफाकी हुकूमत है, ये बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे और इनके दरमियान कमाल का युद्ध पड़ने वाला है। इसको रेड लाइन कहा जा रहा है रावलपिंडी की तरफ से कि अगर आप लोगों ने
इस ऑपरेशन को डिसऑन किया तो फिर आपकी हुकूमत नहीं चलने वाली। और इसी तनाज़र में आज जो मुनीफ फारूक है, जो इस्टेब्लिशमेंट का जो हिमायती जर्नलिस्ट है, उसने ये कहा है कि जो सुहेल अफरीदी के जो दांत हैं ये तोड़ दिए जाएंगे। मतलब ये है कि हुकूमत उसकी ख़त्म कर ली जाएगी। फजल रहमान को इसीलिए थपकी दी गई है और फूल दिए जा रहे हैं कि हजूर आप तैयार रहें, किसी भी टाइम आपकी लॉटरी निकल सकती है, हमें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी को ये बात बिल्कुल समझ आ चुकी है कि उसकी जो सियासत की बका है, अगर उसने इस मुल्क में आइंदा सियासत करनी है या अपने कद काट को मेंटेन रखना है, आगे उसने जाना है ना जी, तो अल्लाह ने जो उसको अपॉर्चुनिटी दी है उसके पीछे एक ही मकसद है, इमरान खान को आज़ाद कराना। और वो ये बात बिल्कुल तस्लीम कर चुका है। उसने अपने दोस्तों में कही है कि पाकिस्तान की अदालतों से इमरान खान को रिलीज़ करवाना नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं करने वाले। 1 में ज़मानत देंगे, 3 में सज़ाएं दे देंगे, 4 मुकदमे खारिज होंगे, 8 मुकदमे और बना लेंगे, और 300 मुकदमे अगर किसी आदमी के पास हों तो अल्लाह ही फिर उसको आज़ाद कराए, ये अदालतें उसको नहीं छोड़ने वाली। जबकि मकसद ही जजों की अपॉइंटमेंट का ये हो कि उन्होंने इमरान खान को कैद में रखना है, तो फिर आपको इंसाफ कहाँ से मिलना है कि आपको आज़ाद जज हैं पाकिस्तान में? अगर कोई आदमी ये सहे कि जो सरफराज डोगर है वो इमरान खान के साथ इंसाफ करेगा, तो भाई वो तो अक्ल का अंधा ही है। या ये जो आईनी तरमीम का केस लगा हुआ है कि ये आईनी तरमीम को बैर फेंक देगी, तो वो ख्वाब देखता रहे, ख्वाब देखने में क्या पाबंदी, उन्होंने नहीं करना। ये ऐसे ही है बस सुनने के लिए, कुछ भी नहीं होना। तो सुहेल खान जो अफरीदी है वो निकलेगा, एहतजाज के लिए निकलेगा, और कमाल का एहतजाज निकलेगा। और जो पेपर वर्क हो रहा है इस एहतजाज का, पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, तैयारी के साथ, हर एक मकाम पर उसका जो पेपर वर्क होगा तैयारी के साथ मुकम्मल कर रही है। ऐसे नहीं होगा कि अली अमीन गंडापुर की तरह कि लश्कर लिया, आगे का कोई इंतज़ाम नहीं है कि हमने 1 दिन रहना है, 2 दिन रहना है, करना है, नहीं करना। तो अब ये जो सुहेल खान अफरीदी है ये अपने मुकम्मल आबोताब के साथ ये वफाक की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, पंजाब की तरफ बढ़ने वाला है। और याद रखिए इस दफ़ा जो एहतजाज है वो KPK से ज़्यादा जो पंजाब है इसमें से इसको लाया जाएगा। और जो हिकमत अमली वो ये है कि इसके साथ TLP के मेम्बरान होंगे, TLP के साथ जो इनिशियल निगोशिएशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ जो प्रोसेशन होगा, एहतजाज होगा, उस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। जो दोनों पार्टीज़ के लीडरान हैं वो इस पे एग्री हो चुके हैं कि हम एहतजाज करेंगे, मिल के करेंगे और एक दूसरे का बाजू बनेंगे। तो लिहाजा इस दफ़ा इस्लामाबाद में 2 जमातें TLP और PTI साइड होंगे, और इनके ऊपर जो शेल्टर होगा वो महमूद खान अचकज़ई का होगा, और कमाल की हड़ताल होगी बलोचिस्तान में और KP में। पहिया जान, ये वो खबरें हैं जो हम आपको दे रहे हैं, जो नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में इन पे इम्प्लीमेंटेशन होना है। तो विन विन पोजीशन है पाकिस्तान के लिए, PTI के लिए माहौल साजगार बन चुका है, लीडर उनको अच्छा मिल चुका है। जो सस्पेक्टेड लोग थे उनको PTI ने बड़ी कामयाबी के साथ साइड पे कर दिया है। तो पाकिस्तान के ये हालात हैं। दूसरी तरफ शरीफ ख़ानदान बैकफुट पे चला गया है, उनको जो TLP का जो डेंट पड़ा है ये उनकी सियासत को उसने दफन कर दिया है। शरीफों की सियासत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इनको ये भी नहीं समझ आ रही कि इन्होंने करना क्या है। बिल्कुल जो उनकी जमात के जो ग्राउंड फ्लोर पे लड़ने वाले लोग हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम गली महलों में नहीं लड़ सकते। एक नाजिम का इलेक्शन ये जीत ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो गया ये इलेक्शन मौजूदा हालात में। तो पाकिस्तान के ये हालात हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहतरी की उम्मीद लाएंगे। तो आप लोगों पे है, आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। हमारी कोशिश होती है कि हम इस्लाह करें, और अपनी इस्लाह उस वक्त मुमकिन है जब आप लोग हमसे रब्ता करते हैं, हमें फीडबैक करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।